हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑल एग्जाम प्लेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय को लेकर कुछ रणनीति को समझेंगे, कैसे तैयारी करनी है और साथ ही साथ हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेके चलेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है ना वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। आप तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल निस्संदेह बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और आपको थोड़ा सा और बेहतर होना है यदि आप इस स्ट्रेटेजी को समझते हैं और अपने पे लागू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक 90 दिन का हमने प्लान किया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट, देखिए आज की डेट से माने तो करीब करीब समाजशास्त्र के लिए 100 दिन से ऊपर का समय है, लेकिन हमने 90 दिन क्यों रखा है? उसका रीजन है कि करीब 10 से 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिन कहाँ चले गए। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तबीयत हो सकती है, यहाँ तक भी आपको कुछ काम हो सकते हैं, या वट जो भी है। इस आधार पे आप समझिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण इसे 90 दिन का हमने एक स्ट्रेटेजी प्लान रखा हुआ है, जहां पर आप इसको देखेंगे और जो भी पार्ट आपको बेटर लगता हो, बेस्ट लगता हो, आप बिल्कुल इसको अपना सकते हैं। ठीक है, जब ये रणनीति हम बताएंगे उसके पश्चात जो सिलेबस है समाजशास्त्र का असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया है और कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग को कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी है। ये छोटी छोटी बातों पे हम लोग एक विशेष चर्चा करने के लिए आ जाए हैं। तो चलिए आप लोग आइए, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा सा भी इसमें लग रहा है कि मुझे जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल आप लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र में 90 दिन की तैयारी, 90 डेज की जो आपको रणनीति है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पे हम लोग एक चर्चा करने के लिए अभी कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग सिलेबस पर भी ध्यान देंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा क्या है जो सिलेबस में हमको किस टॉपिक पे, किस यूनिट पे ज्यादा जोर देना है, किस यूनिट पे हम सॉफ्टली काम कर सकते हैं, और हमको किस तरह से आगे बढ़ना है जिससे हम मैक्सिमम अपने सफलता को इंश्योर कर सकें। क्योंकि देखिए समय जाते देर लगती नहीं है। आपने सोचा, देखिए कब नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में आ गया था, और डेट ऑलरेडी फिक्स थी कि 2 अगस्त को पेपर होने वाला है। और ऑलरेडी आप ये समझिए कि अभी तक आपने अपना आकलन कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितनी तैयारी की है और किस प्रकार से अपने आप को बेहतर किया हुआ है। तो इस सभी पे एक चलिए हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आप लोग को लगता है कि इस कोर्स में हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं आप लोग और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आइए हम लोग के साथ जुड़िए और ऑल एग्जाम प्लेस में जुड़कर एक अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए जो एमपीपीएससी का समाज शास्त्र है, इसमें आप लोग अच्छे से पता है कि इसमें पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में क्या होता है, 50 प्रश्न होंगे, जिसमें एमपीजी के इतिहास इस तरह के प्रश्न होंगे, और आप ये समझिए वह भी आपके सिलेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो आप अच्छे से इन 50 प्रश्नों की भी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। कौन सा? बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। तो इस रोल को भी आपको अच्छे से समझना है कि जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप ना, उतना ही अच्छा आप नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न से लड़ सकेंगे। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि भाई हमसे 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, चलो, और 20 में हमने भगवान का नाम लिया और टिक कर दिया। ठीक है भाई, टिक कर दिया, 20 में से कुछ तो होंगे ऐसे जो 2 4 6 सही हो जाएंगे, तो आपका आंकड़ा कहाँ 35 36 38 यहां तक पहुंच गया। लेकिन अब क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप नेगेटिव मार्किंग है, मतलब यहां आपको एक प्रकार से किसी भी ऐसे प्रश्न में जहां आपका कोई आकलन नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वहां पर करना एक आपका नंबर के आधार पर सुसाइड जैसे है कि भाई आप जा रहे हो और देख रहे हो कि मुझको यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो उस पे आपको नुकसान नेगेटिव मार्किंग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे, हर एक प्रश्न के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज रखेंगे, आप कर सकते हैं।
नेगेटिव मार्किंग में कैसा करना है ये सब तो जानकारी आप लोग को होगी ही। एक सामान्य सी है कि जब भी आप नेगेटिव मार्किंग में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सामान्यतः एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आपको पूरा पूरा बन रहा होता है, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसे प्रश्न होते हैं समूह जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे होते हैं, वो हो गया। और एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर कुछ डाउट होता है आपको कि शायद ये शायद वो, तो आप लोग को जहां पर डाउट है वहां थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जहां पर बिल्कुल भी अता पता नहीं है वहां रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग। पेपर सेकंड आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है, जिसमें 10 यूनिट्स दी हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, और यह पूरे 10 यूनिट्स हैं। ध्यान दीजिएगा 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में भी आपको हर एक क्वेश्चन, मतलब आपको मान के चलें एक यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 15 प्रश्न आएंगे, तो टोटल 150 कितने आएंगे इसमें? इसमें आएंगे 150 प्रश्न। कितने आएंगे? 150 प्रश्न। तो आप समझें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए आप इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले समझें कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें रणनीति थोड़ा सा अलग होने वाली है। हमेशा की तरह जो अभी हमने आपको 2 मिनट पहले बताया सेम वैसा ही समझते हैं। पहला जो नियम है इसमें ध्यान दीजिए कि आपको 100% अटेम्प्ट नहीं करना है, कि नहीं यार चाहे जो होगा मैं 100% अटेम्प्ट जरूरी मतलब करना ही करना, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? देखिए आप ये समझिए कि हाँ यदि आपसे 100 के 100 प्रश्न आ रहे हो तो बिल्कुल आप कीजिए, तब की दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्यतः आप समझेंगे यहाँ पर 100% क्वेश्चन सबसे बन जाए बहुत रेयर है। तो आपको उतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जितने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 80 से 85% का एक सामान्य सा आंकड़ा है। डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है आपका। पेपर ज्यादा कठिन है तो हो सकता है ये 80 से 85% घट के 70 से 80% आ जाए। पेपर इजी हो तो 85 से 90% में आ जाए। डिपेंड करता है पेपर कैसा है आपका। ठीक है, यहां पर आपको एक सामान्य से बताएगा कि करीब करीब इतना करेंगे तो हो सकता है। ये सिचुएशन बेस पे है कि पेपर कैसा आता है, तो ये आंकड़ा क्या होगा, ऑटोमेटिक घट और बढ़ सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं रूल 2। रूल 2 में क्या है भाई? कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें रट्टा नहीं मारें। केवल रट्टा मारने से आप बहुत सारे प्रश्नों में से कुछ तो कर लेंगे, लेकिन यदि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको तो आप बताने में बहुत ज्यादा अपने आप को दिक्कत महसूस में लाएंगे। ठीक है ना? ये सोशियोलॉजी में थ्योरी प्लस थिंकर्स, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कैसा है कि यदि दुर्खीम ने कुछ कहा है तो दुर्खीम ने किस आधार पे कहा है, उसकी सोच किस पे प्रभावित करती है, उसका जन्म कैसे हो रहा है, कहाँ पर वो उसका लालन पालन हुआ है, कहाँ पर उसने अपनी दीक्षा शिक्षा दीक्षा पाई हुई है। ये सब भी हर एक थिंकर्स के दिमाग की सोच को प्रभावित करता है। तो हमको उस कॉन्सेप्ट को लेके भी चल रहे हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस थिंकर्स का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको ये बातें भी याद रखनी। तो हर एक छोटी से छोटी बातें जहां पर आपको याद करना है उसको याद भी करना है, और साथ ही साथ जहां पर आपको यदि ये लगता है कि हाँ मुझको कॉन्सेप्ट मतलब एक समझ जरूरी है, समझ। यदि आपसे पूछा जाए कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों में क्या डिफरेंस है, अब बताइए। आप फिर रट्टा तो मार लेंगे, लेकिन जब तक आप अच्छे से विचारों को समझेंगे नहीं तब तक दोनों को कवर अप नहीं कर पाएंगे, और ये बाद में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर यदि आपका निकल गया तो आपके इंटरव्यू में तो बिल्कुल एक रामबाण है। ठीक है, रूल तीसरा क्या है? डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है आपको भाई। यदि आपने दुर्खीम पढ़ लिया, मान लीजिए आपने दुर्खीम पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स पढ़ लिया आज और बेवर पढ़ लिया, कि 3 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली, बहुत अच्छा काम किया मैंने, तो क्या करना है आपको? आपको ये भी करना है कि उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हैं उस पे आप कीजिए। तो जो डेली आपको लगेगा ना कि प्रश्न बनते कैसे हैं, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं क्या मुझको वो समझ में आ रहा है? यदि ये समझ में आ रहा है तो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली मैं उस बात को कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया ये 3 रूल्स। ये रूल्स ऐसे नहीं है कि यही फॉलो करेंगे तो ये आपका ही सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं है। आपके सिलेक्शन में ये मददगार होगा। जो भी आपको रूल लगता है नहीं यार मेरे लिए ये 2 रूल अच्छे हैं, आप ले लीजिए। एक अच्छा है ये ले लीजिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हम बता रहे हैं तो यही बताएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं है। आप
आपने यदि नेट क्वालिफाई किया है, सेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी, तो अब डेफिनेटली आप पारंगत हैं। लेकिन उस पारंगत जो विद्या को आपको कैसे यूज करना है, इस आधार पे हमने समझाया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने क्या किया है, 90 दिन के आधार पे बताया कि 90 दिन की स्ट्रेटेजी कैसे काम करनी है। देखो, आपको शुरुआत के जो 45 दिन हैं उसमें सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स बनाना है, प्लस ऑल यूनिट, जितने भी यूनिट्स होंगे सभी के नोट्स बनाना है। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप 10 छोटी छोटी 100 पेजेस की कॉपी ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 पेज की अप्रोक्सीमेटली आप एक कॉपी ले लीजिए। टोटल कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और हर एक कॉपी में एक यूनिट को कवर कीजिए। और लिखना कैसे है, आपको हर एक यूनिट में लिखना है आपको। यदि मान लीजिए यूनिट फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें क्या करना है आपको, आपको बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग, 2-4 कलर पेन, ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। लंबे लंबे पैराग्राफ ये कदापि यूज मत कीजिएगा। आप केवल और केवल उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले आपको शब्द लिखने हैं। आपको मैक्सिमम फ्लो चार्ट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मतलब आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है, अधिकतम फ्लो चार्ट का यूज करना है। आपको शब्दों का यूज कम करना है। एक पेज में अधिक से अधिक बातें लानी चाहिए। तो आप हर एक यूनिट में करीब करीब 100 पेज की कॉपी करेंगे तो मुझे लगता है शायद 50 पेज भी नहीं भर पाए आपके। डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये काम करना है आपको इन 45 दिनों में। विशेष तौर पे आप बोलेंगे कि सर 45 दिन में तो 10 यूनिट्स हो नहीं पाएंगी। हमने आपके क्या विशेष तौर पे क्या कहा है, कॉन्सेप्ट, जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और काफी हद तक जो फिफ्थ है उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा थिंकर्स में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको आप बनाइए और जितना मैक्सिमम नहीं, 45 दिन एक सामान्य सा बताया, हो सकता है आपके लिए 50 दिन लग जाए, हो सकता हो 55 दिन लग जाए, वो डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है आपको, तो आप उतना समय क्या लगा सकते हैं, डिपेंड आप अपने अनुसार कस्टमाइज कीजिए। बिल्कुल भी ये मत कीजिए, आपको कस्टमाइज करना है अपने तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकेंड फेज में, पहले फेज में क्लियर हो गया आपको ना, नोट्स बनाने हैं, 10 कॉपी खरीदनी है, हर एक कॉपी में आपको नोट्स के शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आपकी थ्योरी नहीं आएगी एग्जाम में, आपके क्या आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे आपके फैक्ट्स, ये ज्यादा आएंगे। तो आपको ये क्लियर करना। फिर सेकेंड फेज में क्या करना है आपको, 30 दिन, 30 दिन स्पेशली जब आपका मान लीजिए पूरा कवर अप हो गया कि भाई मैंने नोट्स बना लिए, मैंने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, वेरी गुड। 30 दिन में क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखना है आपको कैसे करना है। या तो आप अपने तरीके से कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए फिर आप लिखिए, ये डिपेंड करता है। एक हमने ऑर्डर बताया है, आपको अपने तरीके से काम करना है। हम आपको बार बार क्लियर कर रहे हैं, ये कोई ऐसा आइडियलिस्टिक चीज नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं, आपको केवल ये बताना है ये तरीके हैं, इससे आप यूज करेंगे तो आप जो तरीका आपको अच्छा ले सकते हैं। ठीक है, आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू करना है। फेज 3 में क्या है, मॉक टेस्ट और रिवीजन। यदि आपने इतना दोनों काम कर लिया तो लास्ट में आपने मॉक स्टार्ट कर दिया। आपने लास्ट में मॉक, ध्यान दीजिएगा, मॉक मतलब क्या है, आपका कोई भी टेस्ट उठा लीजिए, यदि आप दे सकें मॉक या फिर आप टेस्ट सीरीज, जो भी आपको बेस्ट लगती है आप बिल्कुल कीजिए। आप ये तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है आप लोग को, कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आप एक दिन का क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, एक तरीका क्या हो सकता है, रोज का जो आइडल शेड्यूल है करीब करीब हो सकता है ये वर्किंग के लिए लागू ना हो। सुबह आप क्या करें, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ें। क्यों सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप सुबह कोई काम करते हैं ना तो आपके वो मन बहुत शांत होता है। आप कोई भी बात पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में सीधी जाती है, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का समय रहता है, दिमाग खाली रहता है, बहुत सारे विचार नहीं आ रहे होते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, सुबह के समय सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। फिर दोपहर के समय क्या करना है आपको, सोशियोलॉजी के एमसीक्यू, मतलब जो आपने पढ़ा है, जो 45 दिन और 15 की बात कही है ना, उस पे अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट, मान लीजिए आपने आज दुर्खिम, वही दुर्खिम बेवर पढ़ा आपने, तो आपने क्या कर लिया,
सोशलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए उसी के, ठीक है। फिर आपको शाम को एमपीजीके पढ़ सकते हैं आप, और लास्ट में रात को रिवीजन कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो एक बार पढ़ लूं क्या क्या पढ़ा है, और आप एक ही दिन में रिवीजन करेंगे पढ़ी हुई चीज को, वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाता है। ये साइंटिफिक रूल है कि यदि आप उसी दिन पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब सबसे जरूरी क्या है, आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सीधा सा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने बताया आपको पी वाई क्यू होना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुक या जो भी आपके पास ऑप्शन हो उससे कीजिए, शॉर्ट नोट्स जो हमने आपको नोट्स बनाने कहे थे वो कीजिए, और मॉक टेस्ट। ये चारों चीजें पिलर हैं आपके एग्जाम के निकलने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जितना ध्यान रखेंगे उतना ही बेहतर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए अब यहां तक क्लियर हो गया आपको सबसे जरूरी चीजें क्या है आपकी। ये 4 पिलर हैं, इन पिलर के आधार पर आपको तैयारी करनी है, हर एक टॉपिक को बेटर करना है, तभी आप बेटर कर पाएंगे अपने एक एग्जाम को। और जब एक सही रणनीति इस्तेमाल करते हैं आप ना, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती ही मिलती है। लेकिन आप लोग क्या है, मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूं, और बाद में सफलता में क्या आशंका होती है, तो क्या होता है, आपको बेस्ट रणनीति अपनाना है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस जो एग्जाम है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, सिलेबस को क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, एक सामान्य सी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की अवधारणाएं आते हैं। ये पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे तो पहली यूनिट में आप देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, मतलब समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या है, समाजशास्त्र में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, समिति, समुदाय, ये सब के बारे में पढ़ना है। और इसमें आप ध्यान देंगे, इसके भी अच्छे से एक नोट्स बनाइए आप लोग, और जितने बेहतर नोट्स बनाएंगे उतने ही बेहतर आप लोग अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ये है आपका समाजीकरण, आपको समाजीकरण से संबंधित इसमें है समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण, यहां तक कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, और साथ ही साथ भारत में किस प्रकार के चेंजेस वर्तमान में हो रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गई, आपके जो कुछ मुद्दे हैं, दहेज, तलाक, अंतरपीढ़ी संघर्ष, घरेलू हिंसा, ये सब आपको देखने को मिलेगा किसमें, यूनिट सेकेंड में। इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके खासकर सिद्धांत बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कि देखिए ये सिद्धांत रैखिक और चक्रीय सिद्धांत हैं, और ये सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, इनको बहुत अच्छे से करिएगा। एक ना एक दो क्वेश्चन इसमें से सीधा सीधा एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थर्ड में, समाज शास्त्री सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको तो पता ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, कोई भी विचारक होता, मान लीजिए कोई विचारक है, विचारक है, ठीक है ना, थिंकर्स हैं, इन थिंकर्स पे 4 चीजें जरूर पढ़नी पड़ती हैं। पहली तो होती है आपकी इनकी किताबें, ध्यान दीजिएगा कौन सी होती हैं, किताबें। फिर दूसरा क्या होता है, इनका जीवन परिचय, जीवन परिचय। किताबें, कौन सी किताब में क्या है, किताब कब प्रकाशित हुई, सामान्यतः आपको जानकारी है, और जो फेमस किताबें तो उनको जरूर ध्यान करना है। फिर जीवन परिचय में ये कहां से थे, किस देश से थे, ये भी पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं हम किसमें, नेक्स्ट वाले में। इसमें क्या होती है, इनकी अवधारणाएं, 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 ठीक है ना, मतलब कौन कौन सी अवधारणाएं दी, जैसे दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया, आत्महत्या का सिद्धांत दिया, तो ये जो सिद्धांत और अवधारणाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आपका है ये चौथे नंबर का है लास्ट में, जिसमें कुछ खास बातें या तो अन्य अन्य बातें लिख देते हैं, अन्य अन्य बातें। अन्य बातों में क्या है आपका, अन्य बातों में देखिए आपसे, जैसे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, मान लीजिए कोई परिभाषा दी, परिभाषा दी,
कोई स्टेटमेंट दिया, तो ये सब बातें आपको विचारक में पढ़नी है। तो जो बहुत ज्यादा नहीं है, यदि आप नेट अपना यूजीसी नेट सेट से आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको बहुत कम दिया हुआ है और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका पद्धति शास्त्र याद दीजिएगा, याद कीजिएगा, जब हम लोगों ने सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो आपको थिंकर से, किताबों से और ये आपको पद्धति शास्त्र से, ठीक है ना, रिसर्च मैथोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रश्न आए थे। मतलब शोध का टॉपिक है, साफ साफ कहें तो ये शोध का टॉपिक है। सामाजिक शोध क्या है, क्या कैसे करते हैं, ये वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, तथ्य क्या होते हैं, ये हो गया। फिर अब गणनात्मक विधि क्या होती है और गुणात्मक विधियां क्या होती हैं, जहां हम गणना कर सकते हैं और जहां पर जिन गुणों को परीक्षण करते हैं, तो वो क्या हो गया, गुणात्मक विधियां। सामाजिक शोध में अब देखो यहां पर स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी आ गई है, सांख्यिकी, ओके। और लास्ट में क्या है, समाजमिति, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की उपादेयता, नृजाति लेखन, ये सब शामिल होगा आपका यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट 4 में होगा, ओके। चलिए अब आते हैं प्रकारवाद। ये क्या है आपका फंक्शन वाले में जो बात करते हैं, इसमें नव प्रकारवाद क्या है, नव मार्क्सवाद क्या है, इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ दो थिंकर्स और हैं, गेडेंस और डेरिडा, ठीक है ना, ये इन्होंने भी संरचनाकरण तथा उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में भी अच्छे से समझाया है, ओके। अब आते हैं हम विचलन से संबंधित मुद्दे। जो भी विचलन से मतलब मेन रास्ता चल रहा है, उस मेन रास्ते से यदि भटकता है, यहां वहां जाता है, तो वो कहलाता है विचलन, ओके। किस प्रकार समाज में यदि आप अच्छी व्यवस्था चाह रहे हैं और उससे भटकाव हो रहा है, तो भटकाव क्या हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है भटकाव। आप मादक द्रव्य यूज करते हैं, आप आत्महत्या हो रही है, या अपराध के बदलते स्वरूप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, ये सब क्या है, समाज में विचलन है, अपने रास्ते से भटकाव है। समसामयिक चर्चा की बात करें तो भारत में परंपरा एवं आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, अब यहाँ राष्ट्र से संबंधित कुछ बातें हम लोग इसमें देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को। जो शुरुआत की 4 यूनिट है, मतलब 1 से लेकर आपकी 4 तक, इनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इनके बहुत से नोट्स बनाने हैं। और साथ ही जो 5 से लेकर 10 तक है, 5 से लेकर जो 10 यूनिट हैं, उसके लिए आपको पढ़ना उसको भी है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा ध्यान देने की बात हमने विशेष तौर पे 1 से 4 के लिए कही है। लगभग लोगों को थिंकर्स की बड़ी दिक्कत होती है, खासकर जिनका विषय सोशल वर्क है, जिन्होंने MSW करके क्वालिफाई किया है, उनके लिए बड़ी दिक्कत है भाई, क्योंकि उन्होंने पीजी में पढ़ा नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। आते हैं आप ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। क्या है ये ग्रामीण समाजशास्त्र? ग्रामीण समाज की अध्ययन पद्धतियां, मतलब ग्रामीण समाज का अध्ययन पद्धतियां कैसे होंगी, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अंतर क्या होगा, ग्रामीणवाद क्या होता है, नगरीयवाद क्या होता है, कृषक संबंधी। तो एक जो समुदाय देखा होगा आपने, गांव का देखा होगा, शहर का देखा होगा, प्रैक्टिकली डिफरेंसेस भी पूछा जाएगा और कुछ थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, उसको आप अच्छे से समझना है यहाँ पर। फिर आता है कृषि संबंधी संस्थाएं, भूमि स्वामित्व एवं इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कृषक अंतः संबंध एवं उत्पादन के तरीकों पर चर्चा की बात है, जजमानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये सब चर्चा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए सबसे इजी टॉपिक में पंचायती राज व्यवस्था, जो आपने पहले भी कोई एग्जाम की तैयारी की होगी तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या है, सामाजिक मुद्दे एवं ग्रामीण विकास की रूप नीतियां, जिसमें बंधुआ, प्रवासी मजदूर, दरिद्रीकरण एवं गैर किसानीकरण, कृषक असंतोष एवं कृषक आंदोलन इसमें शामिल होगा। ग्रामीण विकास की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण विकास भी पढ़ना है, और ग्रामीण विकास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यदि गांव में कुछ बदलाव आ रहा है तो कैसा बदलाव आ रहा है, वो सब भी देखना है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन की दशाएं, परिवर्तन की प्रक्रियाएं, प्रवचन, गांव से शहर की ओर जा रहे हैं तो क्या चेंजेस होंगे, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फिर आते हैं हम लोग 7वें में उद्योग और समाज, मतलब उद्योग और समाज के बीच किस प्रकार का संबंध है, क्या रिलेशंस है, इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
समाज शास्त्रीय परंपरा में औद्योगिक समाज क्या होता है, श्रम विभाजन क्या होता है, नौकरशाही क्या होती है, तार्किकता क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ उद्योग एवं समाज भी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। ये देखो, कारखाना, अब कोई कारखाना होगा, फैक्ट्री होगी, तो वहां मजदूर काम करेंगे ना, तो मजदूर भी क्या हो गया, एक समाज का हिस्सा हुए ना। क्या प्रभाव पड़ता है उसमें। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की बात करते हैं यहाँ पर, समाज और उद्योग पर। समाज पर उद्योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक सामाजिक प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है औद्योगिक संबंध। यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। श्रम के बदलते परिदृश्य, बदलते श्रम प्रबंध, मतलब किस प्रकार का श्रम किस प्रकार से चेंज हो रहा है आज टाइम में, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, और ये सब के जो देखा है ना, ये सब भी अब श्रम के रूप हैं। भारत में औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। परिवार, शिक्षा एवं स्तरीकरण भी औद्योगिकरण का क्या प्रभाव है, यह भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर है वैश्वीकरण की चुनौतियां। मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो वहां वहां क्या चेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो सब हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यही सब हमको पढ़ना है इस यूनिट्स में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। विकास का समाज शास्त्र, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, यदि आप लोग अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। विकास की अवधारणा देखें तो आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, संपोषक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन हर बार एक फंसता है, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अधो विकास के सिद्धांत, उदारवादी, यहाँ पर दो थिंकर्स और हैं, मैक्स वेबर और गुनार मिल्डर, इनमें क्या उन्होंने दिया था ये भी समझना है। विकास के मार्ग, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर है सामाजिक संरचना एवं विकास, सामाजिक संरचना एवं सुविधा बाधक विकास एवं सामाजिक आर्थिक विषमताएं, यह भी यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर क्या है, संस्कृति एवं विकास। यहाँ पर संस्कृति एक सुविधा, बाधा, उत्तर आधुनिकता और पश्चिमीकरण भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, तो आप लोग बहुत से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 8वां हो गया। अब आते हैं सीधा सा 9वां, ये थोड़ा डिफरेंट है। 9 क्या है, जनसंख्या और समाज। जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, किस प्रकार का प्रभाव है, जनसंख्या को लेकर किस प्रकार से लोगों के विचार हैं, थिंकर्स ने किस प्रकार की अपनी बातें कही हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या एवं समाज में। ये देखो, माल्थसवादी जन आंक परिवर्तन की बात भी करते हैं ये। भारत में जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, कैसे वितरण हो रहा है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, वो भी है। अवधारणाएं, मृत्यु दर, आपने खूब सुना होगा मृत्यु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, ये सब भी आपको केवल समझना है, इसका फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपका जनसंख्या एवं विकास की बात करें तो विकास के अवरोध व मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक यहाँ पर ये भी हैं। और लास्ट में क्या है आपका, जनसंख्या के नियंत्रण क्या है भाई, जनसंख्या नीति क्या है, भारत सरकार ने कौन कौन सी नीति लाई है, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समस्याएं, परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या, शिक्षा, ये सब। ये हो गई हम लोग की यूनिट 9। और सबसे अंतिम में आते हैं, लास्ट यूनिट है आपकी मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य। अब ये एमपी का टॉपिक है, और तो यहाँ पर विशेष तौर पे एमपी के बच्चों को ज्यादा फायदा है, यदि उन्होंने पहले भी कंपटीशन की तैयारी की है, पहले भी प्रयास किया हुआ है, तो उनके लिए एक एक रामबाण के रूप में काम होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है भाई, कब से शुरुआत हुआ, महिलाओं का क्या योगदान हुआ, कौन कौन सी कमेटियां आई, किन कमेटी ने क्या प्रभाव दिया, जब संविधान में लागू हुआ तो यहाँ कैसे लागू हुआ, वो पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश में जनजाति समाज, चूंकि मध्य प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है, तो वहां पर किस प्रकार से है, ट्राइबल एरिया कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी, ये पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति पढ़नी है आपको, क्या है, नृत्य कौन सा है, कला, आपका त्योहार पर, ये सब आपको जनजाति संबंधित ही हो। या हमारे हिसाब से पता है, मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से देखें तो जनजाति परिदृश्य ज्यादा अनुकूल होता है इस टॉपिक के लिए। मध्य प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका, एनजीओ कौन से, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह हो गया, महिला सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनांगीकी, जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण कार्यक्रम और लिंग अनुपात, पोषण एवं स्वास्थ्य योजनाओं जैसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका 10 यूनिट का एक रिव्यू है। आप लोग आज से ही लग जाइए, अपने अपने एक रजिस्टर बनाइए, 10 रजिस्टर पतले से बनाइए, छोटे से 100 पेज के, और हर एक टॉपिक को लिए। ये नहीं कि मेरे पास जब नोट्स होंगे तब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आपके पास जो है आप पढ़िए, कंप्लीट कीजिए ना, ठीक है, और कंटिन्यूस कीजिए। कुछ भी आपको लग रही है जानकारी तो बिल्कुल आइए, जुड़िए हम लोग के साथ में। यदि आपको लगता है कि हाँ हम लोग के साथ जुड़कर आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल आइए और बेहतर तरीके से अपने असिस्टेंट प्रोफेसर सर जी की तैयारी कीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज कीजिएगा। ओके, अब तो कुछ आगे तो कुछ नहीं है, सब खत्म है, कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो पी वाई क्यू है 2017, 22, 24 इस पे आया है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।